कि सीआरपीएफ एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल में से एक है और इसमें महिलाओं को 1987 में महिला ऑफिसर्स को ज्वाइन किया गया। वैसे अगर हम महिला बटालियन की बात करें तो 1986 में महिला बटालियन को रेज किया गया, जिसका नाम था 88 महिला बटालियन। ट्रेनिंग बहुत टफ है। हमारे साथ हम लोग जो फर्स्ट बैच से आए थे तो टोटल उसमें 8 की वैकेंसी थी, लेकिन हम लोग केवल 6 ही सिलेक्ट हुए थे पूरी इंडिया से, और मैं इस बेल्ट से अकेली थी। देखा जाए तो सभी देश के सभी राज्य पे मैं तैनात रही हूँ, और अभी लास्ट में मैं कर्नाटक से आईजी के रूप में रिटायर हुई। तो जब हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि हम इसी के लिए बने हैं और यही हमारा ड्यूटी है, तो मैंने सोची कि इसमें कोई दूसरा एक विचार आए कि मैं जाऊं ना जाऊं या करूं ना करूं, ये रहता ही नहीं है मन में। कभी कभी लगता ही है मलाल, क्योंकि जो बच्चे हैं तो आप बाहर से आइए तो पता चल रहा है कि बच्चों को होमवर्क भी बनाना है ना, और या समय नहीं दे पाते, या जो कुछ मतलब अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमने उनको प्रॉपर समय नहीं दे पाए। हाँ, समय नहीं दे पाए। बाकी तो सब ठीक ठाक है। मैंने लगभग 35 साल और 2 महीने और के लगभग अपनी सेवा इस बल को दी है। महिलाओं के कैरियर की बात करें तो बहुत कम महिलाएं फोर्स या आर्मी ज्वाइन करती हैं। उसमें से आदिवासी महिलाएं तो बहुत कम ही है, या फिर हाथों में ऐसे हैं जो गिने जा सकती हैं जो सीआरपीएफ जैसे बटालियन में जाना पसंद करती हैं, और गई भी तो वो सिंपल सा एक छोटे रैंक में ही रहती है, बड़े रैंक तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपना कैरियर शुरुआत किया इस फोर्स से, सीआरपीएफ से, और आज देश की पहली आदिवासी आईजी के रैंक तक पहुंची थी। फिलहाल मैडम अभी रिटायर कर चुकी हैं, लेकिन इनकी जो जर्नी है बहुत ही रोचक है। जो भी हमारी महिलाएं हैं या पूरा झारखंड है, पूरा आदिवासी समाज है, इसकी जर्नी को सुनना चाहता है। मैडम की जो जर्नी रही है बहुत ही रोमांचक रही है, और लंबे समय तक इन्होंने आर्मी में अपनी सेवा दी है। तो मैडम से बातचीत करते हैं, कैसा रहा सफ़र इनका, क्या मुश्किलें आती हैं एज अ महिला, और उन मुश्किलों को पार करते हुए आईजी के रैंक तक पहुंचना कितनी बड़ी सफलता मानती है मैडम। सबसे पहले हम मैडम से जुड़ते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जोहार। आपको भी बहुत बहुत जोहार। मैडम, जैसे हमने सबसे पहली बात तो हमें अच्छी लगी कि आप देश की पहली महिला आईजी बनी है, और आपको मैं बता दूं कि सीएपीएफ मतलब कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में ये आईजी के पद पर पदस्थापित थी, और उसके बाद ये रिटायर की हैं। इतने बड़े पद पर जाना मैडम, वो भी महिला और आदिवासी महिला, बहुत बड़े गर्व की बात है। और हम भी ये सुनते हैं तो लगता है देश की पहली महिला, वो भी हमारे झारखंड से, रांची से। तो कैसा सफर शुरुआत हुआ, कैसे आप आईजी के रैंक तक पहुंची मैडम? मैं इस बल में सीआरपीएफ में 1987 में ज्वाइन किया हूँ। अगर हम महिला बल की बात करें, बल तो बहुत पुरानी है, आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल में से एक है, और इसमें महिलाओं को 1987 में महिला ऑफिसर्स को ज्वाइन किया गया। वैसे अगर हम महिला बटालियन की बात करें तो 1986 में महिला बटालियन को रेज किया गया, जिसका नाम था 88 महिला बटालियन, और 87 बटालियन में ये ऑफिसरों का सिलेक्शन हुआ, और उस पे देश के सभी भाग से लेडी ऑफिसर्स ने अपना इनरोलमेंट के लिए उसमें पार्टिसिपेट किए थे। मैं भी उसी में से एक थी, तो जो मैं झारखंड की रहने वाली। उसमें जब हम लोग ज्वाइन किए थे तब बिहार हुआ करता था, ये राज्य नहीं था, झारखंड नहीं था। तो मैं 87 में मैंने ये फोर्स ज्वाइन किया, और 87 के बाद लगभग समय समय पे पदोन्नति होती गई, और अभी 1 महीने पहले मैं एज ए आईजी जो सीएपीएफ की तरफ से झारखंड की पहली सदस्य हूँ, जो अफसर हूँ जो इस रैंक तक आई, और अभी सेवानिवृत्ति 1 महीने पहले हुआ है मेरा। मैंने लगभग 35 साल और 2 महीने और के लगभग अपनी सेवा इस बल को दी है। बहुत लंबा सफर रहा। बहुत लंबा सफर रहा और बहुत ही रोमांचकारी भी रहा। और इस समय पे
देश के ऑलमोस्ट सभी देश भाग में रही मैं। अगर हम चर्चा करें तो अधिकतर मेरा समय नॉर्थ ईस्ट में रहा, असम में रहा, नागालैंड में रहा और कश्मीर में रहा। कश्मीर में जब आप लोगों ने सुना होगा 90s में उग्रवादी वहाँ पे जब आतंकवाद एकदम चरम पर था उस वक्त। हाँ बिल्कुल, जब चरम पे था, उसमें हम लोग जस्ट पास आउट होकर के निकले थे, ट्रेनिंग से कंप्लीट करके निकले थे और हम लोगों की पहली पोस्टिंग वहाँ पे हुई थी। और बिल्कुल जब वहाँ पे टेररिज्म बिल्कुल पीक में था, चरम पे था, तब हम लोगों की वहाँ पे तैनाती हुई थी और फिर वहाँ से सर्विस शुरू किया और फिर देश के विभिन्न भागों पे किया। हम देखा जाए तो सभी देश के सभी राज्य पे मैं तैनात रही हूँ और अभी लास्ट में मैं कर्नाटक से आईजी के रूप में रिटायर हुई। तो कर्नाटक में भी हमारे पास 2 स्टेट था, कर्नाटक और केरल, और साथ में लक्षद्वीप। और अभी रिटायर होने से पहले वहाँ पे आप लोगों को मालूम ही है कि कर्नाटक में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन में मैंने मौका मिला कि मैं कर्नाटक के प्रत्येक जिले को, प्रत्येक गांव को देखूं और इलेक्शन सुनिश्चित किया कि इलेक्शन शांतिपूर्वक रहे और जो भी पब्लिक है वहाँ पे किसी तरह का, आप लोगों ने देखा ही होगा, किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी और बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से इलेक्शन समापन हुआ वहाँ का। बिल्कुल। अगर हम शुरुआती समय की बात करें, जब आप सीआरपीएफ में जा रहे थे, ये ऐसे शौक था या फिर ऐसे एग्जाम निकालिए तो चलो एक ट्राई कर लेते हैं? शौक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे पापा उसमें नेवी में थे, तो एक उनकी जो नेवी की जो वर्दी है, वाइट ड्रेस है उनका, वो बहुत अट्रैक्ट करता था। और जब ये फॉर्म भरे तो अपने आप थोड़ा सा वो लगाव और झुकाव होता चला गया और समय समय पे हमारी टेस्ट होती गई, फिजिकल हुआ, रिटर्न हुआ, मेडिकल हुआ, कई तरह के टेस्ट होते गए, इंटरव्यू हुआ। तो मैंने जब एक बार सोचा कि इसमें जाना है तो जाना है और वर्दी का जो झुकाव है तो रहा ही था और फिर समय के साथ सिलेक्शन होता चला गया, चीजें बदलती गई। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सीआरपीएफ में ज्वाइन किया मैडम, हम सीआरपीएफ की बात करें तो अधिकतर जंगलों में पोस्टिंग होती है। एज अ महिला क्या दिक्कतें आती हैं जंगलों में? रहना, खाना, टेंट लगाना, फिर वहाँ जो नक्सली, अधिकतर नक्सलियों के लिए आपको डिप्यूट किया जाता है, नक्सलियों से मुठभेड़ कभी ऐसे हुई है मैडम? अगर हम जंगलों की बात करें तो सीआरपीएफ विशेषकर इसी मकसद से ही है, जहाँ भी नक्सलिज्म है, टेररिज्म है या माओवादी हैं, वहाँ पे रही है। और सभी जगह पे, जैसे मैं बंगाल की भी बात कहूँगी तो बंगाल में भी नक्सलिज्म है, आप जानते ही, नॉर्थ बंगाल में काफ़ी है। हाँ, तो आपने सुना भी होगा कि एक बार दार्जिलिंग में काफ़ी वहाँ पे काफ़ी असला बरामद किए गए, तो उसमें भी मैं वहीं पे थी। और झारखंड में तो आपको मालूम ही है कि यहाँ होता रहा है। तो मैं यहाँ पे झारखंड में रांची रेंज है जो ऑपरेशन देखता है, उसमें मैं कमांड कर रही थी। तो मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट थे, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट थे। और जितने भी जगह पे हमारे जवान जाते थे ड्यूटी में या नाइट हॉल्ट करते थे या फिर ऑपरेशंस चलते थे, तो मैं उनमें भागीदारी मेरा पूरा रहा है। और जब हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि हम इसी के लिए बने हैं और यही हमारा ड्यूटी है, तो मैंने सोची कि इसमें कोई दूसरा एक विचार आए कि मैं जाऊं ना जाऊं या करूं ना करूं, ये रहता ही नहीं है मन में। क्योंकि आप अगर मानसिक रूप से तैयार हैं कि मेरी ये ड्यूटी है, मेरी ये, आप लीडर हैं, आपको लीड करना है, आपको गाइड करना है अपने जवानों को, तो इस तरह की कोई मन में दूसरा ख्याल आना तो मेरे को लगता नहीं है कि वो स्वाभाविक है। बिल्कुल, बहुत मजबूत हैं आप। अच्छा, हमें ये बताएं कि जब ट्रेनिंग चलता है तो हमने सुना है कि कई बार लड़कियां भाग भी जाती हैं, कि हम ट्रेनिंग इतना हार्ड होता है कि लड़कियां संभाल नहीं पाती हैं। वो ट्रेनिंग का पीरियड कैसा था? ट्रेनिंग भी काफ़ी लंबा होता है, लगभग 13 महीने होते हैं, मतलब मोर देन अ ईयर। और इस दरमियान हम लोग का जो, चूँकि हम लोग फर्स्ट बैच थे, तो हम लोग की ट्रेनिंग भी लड़कों के साथ ही हुआ, क्योंकि उसमें बल ने इतना सोचा नहीं था कि
इनके लिए अलग से चलाया जाए। नॉर्मल जो ट्रेनिंग होता है, जैसे सिलेक्शन भी नॉर्मल हुआ था, ट्रेनिंग भी नॉर्मल हुई थी उनके साथ में, चाहे वो पर्सनल वेपन हो। उस समय हमारे जब उन्होंने ट्रेनिंग किया तो 303 यूनिट राइफल हुआ करती थी। और तो चाहे वो अपनी पर्सनल वेपन कैरी करना हो, या लाइट मशीन गन कैरी करना हो, या जंगल कैंप में जाना हो, या मोटार कैरी करना हो, या एंडोरेंस कैरी करना हो, सब साथ साथ में करते थे। तो ऐसा कोई नहीं था कि ट्रेनिंग बहुत टफ है। हमारे साथ हम लोग जो फर्स्ट बैच से आए थे तो टोटल उसमें 8 की वैकेंसी थी, लेकिन हम लोग केवल 6 ही सिलेक्ट हुए थे पूरी इंडिया से, और मैं इस बेल्ट से अकेली थी। तो और हम लोग हमारे बैचमेट के साथ में जो सेम ड्रिल, सेम ट्रेनिंग, सेम पीरियड, और बिल्कुल, चाहे वो वेपन ड्रिल था, या फिर इंड्योरेंस था, या रनिंग था, या जंगल कैंप था, कोई भी, चाहे फायरिंग था, किसी भी तरह की। तो आप 6 जो लड़कियां थी, आपको कभी ये नहीं लगा एकदम लड़कों के जैसा ट्रीट हो रहा है, बाप रे बाप बहुत हार्ड है? कभी कभी लगता था। इनिशियली एक दो हफ्ते तक लगे, क्योंकि उतना हम लोग मतलब टफनेस के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को तैयार करने के लिए। फिर एक हफ्ते के बाद तो आप अगर स्टेमिना गेन कर लेते हैं, या फिर आप उस माहौल में घुल जाते हैं, तो फिर नॉर्मल है। उसके बाद वो थकान और वो परेशानी और वो घबराहट नाम की चीज नहीं होती। इतना 35 साल का आपका कैरियर रहा है मैडम, अपने लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ पे एकदम गर्व महसूस हुआ हो कि हाँ, मैंने एकदम अपने कैरियर के लिए सही जगह चुना है? इस तरह से गर्व महसूस तो कई जगह हुआ है। और जैसे मैं एक बार सबसे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले मैं कश्मीर चली गई थी। कश्मीर के बाद जब वहाँ थोड़ा सा नक्सल में टेररिज्म ख़त्म तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा हमारा बटालियन का रोटेशन हो गया, तो फिर मैं गुवाहाटी आ गई। उसमें वहाँ पे गुवाहाटी में प्रेसिडेंट रूल था, और आर्मी ने उस पे ऑपरेशंस करते थे। उसमें ऑपरेशन राइनो चलाया गया था। तो हम लोग वहाँ से कंपनी के साथ में हम लोगों को इमरजेंसी पे बाई फ्लाइट हम लोगों को तेजपुर लैंड कराया गया। और फिर वहाँ पे आर्मी के साथ हम लोगों ने राइनो ऑपरेशन किया। और फिर राइनो ऑपरेशन के बाद फिर उसमें इलेक्शन भी हुई, और फिर गवर्नमेंट पर फॉर्म हुआ। तो गुवाहाटी में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। और क्योंकि महिलाएं, क्योंकि हमारी बटालियन भी नहीं थी, तो जहाँ भी जाते थे तो महिलाओं का वहाँ जाना, और वर्दी में जाना, और लाठी में जाना, वर्दी पहन में पूरा वेपन के साथ जाना, और एक जो एनर्जी थी उस समय, मैं कहूँगी लड़कियों के लिए, हमारे सारे यंगस्टर्स थे, सारे कॉलेज से निकल के आए थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि जैसे कमांडर वैसी फौज, है ना। नहीं तो कभी कभी लगता है कि कमांडर थोड़ा से एज हो गए हैं, तो थोड़ी सी कड़ी कमजोर सी लगती है, लेकिन वो एनर्जी जो हमारे जवानों में था, और सेम एनर्जी कमांडर्स में था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि गुवाहाटी में भी हम लोगों ने काफ़ी लाठीचार्ज किए थे, काफ़ी ऑपरेशंस करते थे वहाँ पे, धरना वगैरह काफ़ी चल रहे थे। और फिर उसके बाद इन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपने सुना होगा 3 बीघा नाम का एक जगह है, बांग्लादेश को उन्होंने कॉरिडोर दिया था, जो कूच बिहार के पास में है। तो वहाँ मेरी कंपनी फिर वहाँ डिप्लॉयड हो गई, क्योंकि कूच बिहार वाला मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, जो बांग्लादेशी इंडिया बॉर्डर पे घुस गए थे, और काफ़ी वहाँ पे हंगामा भी हुआ था। तो वो 3 बीघा में हमारी कंपनी की डिप्लॉय हो गई। तो मैं कंपनी लेकर के वहाँ से 3 बीघा आ गई, जहाँ पे बांग्लादेश को इंडिया गवर्नमेंट ने कॉरिडोर दिया था। आपको पता होगा, जो कूच बिहार में कुछ पॉकेट्स है, कुछ गांव है जो बांग्लादेश के इंडिया के अंदर है, उसी प्रकार इंडिया के कुछ गांव जो है बांग्लादेश के बॉर्डर के थोड़ा सा अंदर है। तो वहाँ पे जो बांग्लादेशी के साथ में एक साथ एकदम क्राउड आ जाना, और फिर उनको भगाना, और ऐसे मतलब काफ़ी रोमांचक भी लगता था। और जब ड्यूटी से वापस आने से लगता था बहुत सेटिस्फेक्शन, जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते कि आज हमने कुछ किया। तो काफ़ी अच्छा लगता था। थकान कहाँ निकल जाती थी पता नहीं चलता था। उसके बाद हम बांग्लादेश के बाद फिर हम दिल्ली आ गए थे कुछ दिन, क्योंकि हमारी हेडक्वार्टर महिला बटालियन के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ समय रहने के बाद फिर हमारी पोस्टिंग दिल्ली में ही लॉ एंड ऑर्डर के लिए था।
उसके बाद हम लोग गुजरात चले गए थे। गुजरात में कुछ समय रहे। वहाँ पे गांधीनगर में हमारी सीआरपीएफ की बहुत बड़ी कैंप है। इस बिटवीन हमारी पोस्टिंग दीमापुर में हो गई। दीमापुर में आपको मालूम होगा वहाँ पे NSCN का वहाँ पे दबदबा है, और जो उनके लीडर्स हैं वो कभी कभी बाहर से आते रहते हैं। तो दीमापुर में भी काफ़ी, आपने अभी भी दीमापुर देखा जाए तो नागालैंड अभी भी उतना शांत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे होता रहता है। वहाँ पे सीज फायर है, इसलिए थोड़ा सा शांति है, लेकिन कब क्या हो ये नहीं कह सकते। तो दीमापुर में मेरी कंपनी, वहाँ बटालियन, तब तक मैंने कमांड संभाल लिया था, कमांडेंट बन चुकी थी। तो बटालियन वहाँ पे तब तक आप पे जिम्मेदारियां आनी शुरू हो गई थी। बड़ी जिम्मेदारियां। मेरे को मतलब नागालैंड में मैं एज ए कमांडेंट वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे हमारी जो कंपनियां थी, तो कंपनियां, आपको पता होगा मणिपुर में ट्रेन नहीं है, तो दीमापुर से मणिपुर के लिए ट्रेन जवान जाते जाते, तो उनके लिए कॉन्वॉय चलती है। तो हमारी वहाँ कॉन्वॉय चलती थी। तो मणिपुर मतलब ये सुनिश्चित करना कि दीमापुर स्टेशन से लेकर के मणिपुर इम्फाल तक उनको वहाँ पे सुरक्षित पहुँचाना, ये एक बड़ी चुनौती थी। क्योंकि दीमापुर में नागालैंड जो एरिया है वो काफ़ी हिली है, और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो और उसके बाद फिर वहाँ पे सारे स्टैटिक जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उसमें हमारी डिप्लॉयमेंट थी। जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है सब में सीआरपीएफ थी। तो हमारी ही एक कंपनी बटालियन वहाँ पे डिप्लॉय थी, और दूसरी बटालियन भी थी। नागालैंड में 2 बटालियन थी, वो काफ़ी दूर थी, दूसरे एरिया में, मोकोकचुंग एरिया में थी। तो जो दीमापुर वाला बेल्ट था नागालैंड का, उसमें मैं थी। और फिर इसी दरमियान फिर मेरी पोस्टिंग सिलचर में हुई थी। सिलचर आपको पता होगा, ये बांग्लादेश बॉर्डर के साथ में है, जिसका जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज। तो सिलचर में भी काफ़ी समय रहा। सिलचर में भी आपको मालूम होगा वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, और लोग वहाँ पे पहले छोटी लाइन थी, अभी तो बड़ी लाइन बन गई है। लोगों का आना जाना, गुवाहाटी से आना जाना थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव था। तो सिलचर में भी काफ़ी समय रहे, वहाँ भी डिस्टर्ब था, और समय निकलता गया। मुझे लगता है कि आपकी कहानी सुन के मुझे लगता है कि हमेशा आपको ऐसे ही जगह पे डिप्यूट किया गया जहाँ पे कुछ ना कुछ मामला चल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं सोचती कि इस तरह से है कि मेरे को डिप्लॉयड किया गया। सीआरपीएफ बनी ही ऐसी है कि जहाँ जहाँ कुछ होती है वहाँ वहाँ सीआरपी होती है। हाँ, और आज भी अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है सीआरपी को ही बुलाया जाता है। तो कोई ना कोई अधिकारी तो जाएगा। तो जहाँ अशांति है वहाँ सीआरपीएफ शांति लाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम ये बताइए कि साल में कितनी छुट्टियां रहती थी आप लोगों के लिए? वैसे जो सीआरपीएफ में, अगर मैं पूरे बल की बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी की बात करूं, तो उसमें 60 डेज अर्न लीव मिलता है और 15 डेज कैजुअल लीव मिलता है। लेकिन बीइंग ए कमांडर उतना तो नहीं मिलता था, क्योंकि आपका कोई ऑल्टरनेट नहीं है ना। आपको अगर आप जाते हैं तो चार्ज किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल को दे के जाना पड़ता है। तो छुट्टियां मिल जाती थी। ये है कि पूरी पूरी नहीं मिलती थी, और ना ही हम लोग ने पूरी पूरी अप्लाई करते थे, क्योंकि एक अफसर होने के नाते आप जवानों की तरह कि हमारी सारी छुट्टी हम अवेल करना है, और छुट्टी है इसलिए छुट्टी जाना है, ये मैं नहीं सोचती कि ये कोई तर्क है। जितनी जरूरत है इसी बीच परिवार को भी देखना, अपना काम भी देखना, कैसे आप संतुलन बना पाए? मैं इस मामले में लकी रही कि मेरे हस्बैंड भी सीआरपीएफ में कार्यरत थे, और वो भी रिटायर हो गए हैं। तो वो मेडिकल ऑफिसर थे। तो हम लोग रादर कहोगे कि हम लोगों की पोस्टिंग भी लगभग साथ में थी, क्योंकि हम दोनों का कैडर अलग है। मैं एग्जीक्यूटिव में हूँ, वो मेडिकल साइड में है। तो पोस्टिंग में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई है। कभी कभी हुई है कि हम लोग अलग अलग रहे हैं, लेकिन अधिकतर टाइम हम लोग साथ ही रहे हैं। और वो मेडिकल ऑफिसर थे, तो ऐसा कोई खास समस्या नहीं थी, और जहाँ भी रहे अच्छे से रहे। इसलिए इतने आसानी से आपका सफ़र आसानी से बीता है 35 साल का, क्योंकि कई बार होता है कि ड्यूटी के दौरान फैमिली छूट जाती है। कैसे अफसरों से हम बातचीत करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मलाल लगता है कि हम परिवार को समय नहीं दे पाए।
वैसा तो कभी कभी लगता ही है मलाल, क्योंकि जो बच्चे हैं तो आप बाहर से आइए तो पता चल रहा है कि बच्चों को होमवर्क भी बनाना है ना, और या समय नहीं दे पाते, या जो कुछ मतलब अगर किसी चीज की कमी है तो हमने उनको प्रॉपर समय नहीं दे समय पे पाए। नहीं दिया। हाँ, समय नहीं दे पाए, बाकी तो सब ठीक ठाक है। तो जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी मैडम, तब आप शादीशुदा थे या फिर समय सिंगल थे? नहीं, तब हम सिंगल थे, और हस्बैंड भी उसमें सीआरपीएफ में थे, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण हम लोगों की पोस्टिंग भी किसी तरह ठीक ठाक मिल गई, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। हाँ, इतना है कि दिल में मलाल तो रहता है कि मैंने बच्चों को सही समय पर समय नहीं दे पाई, पर वही समय देश सेवा में बहुत दिया आपने। हाँ, ये तो है। आपको कई सारे अवार्ड भी मिले हैं, 2-4 बहुत बड़े-बड़े अवार्ड मिले हैं, थोड़ा आपसे हम जानकारी चाहेंगे मैडम। आपको मालूम ही होगा कि जो भी सीआरपीएफ हो या कोई भी पैरामिलिट्री बल हो, समय समय पे अवार्ड मिलते रहते हैं। तो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला, मेरिटोरियस मेडल मिला। मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि इस दरमियान मैं लाइबेरिया में भी रही, जो वेस्ट अफ्रीका पे है, तो वहाँ भी 1 साल में रही, और वहाँ का भी विदेश सेवा अवार्ड मिला, कमेंडेशन लेटर्स मिले, डिस्क मिले। इवन अभी रिटायरमेंट के बाद भी जो इलेक्शन शांतिपूर्वक कराया, सफलतापूर्वक समापन हुआ कर्नाटक वाला, उसमें भी डीजी सर ने एक अप्रिसिएशन का लेटर दिया और डीजी डिस्क दिया, और इस तरह से मतलब सेवा के दरमियान तो मिला ही, सेवा के बाद भी उन्होंने इस चीज़ का महत्व को मतलब समझा कि इनको देना चाहिए। मतलब रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो कई अवार्ड, कई अप्रिसिएशन लेटर्स, मेरिटोरियस मेडल्स ये समय समय पे मिलते रहे। बिल्कुल। फिलहाल बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, लड़कियां भी बहुत देख रही हैं। आप क्या कहेंगे जो लड़कियां थोड़ा सा डरती हैं कि जंगलों में रहना होगा, कैसे हम रह पाएंगे, कैसे टेंट में रहेंगे, या फिर बहुत इसमें दौड़ भाग वाला काम है, सीआरपीएफ बटालियन जो है महिलाओं का, क्या उनको बताना चाहेंगे मैडम कि आप अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो आगे बड़े पद भी आपके लिए इंतजार कर रहे हैं? मैं तो विशेषकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि ये बल बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर है, और इसमें बहुत उम्मीद है कि आप अगले मतलब बहुत दूर तक आप प्रमोशन मिल सकता है। तो जब हम लोग ज्वाइन किए थे उसमें तो काफ़ी रिमोट एरिया में डिप्लॉयमेंट होती थी, जहाँ खाना भी ड्रॉप कराया जाता था, रोड नहीं था, मेरा मतलब है रोड नहीं था, ऐसे जगह पे था। लेकिन अभी तो सभी जगह स्टैटिक हो गई है, सभी जगह अकोमोडेशन हो गया है, सारे मॉडर्नाइज हो गए हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है। तो मैं कहूँगी महिलाओं को कि ये बल बहुत अच्छी है, और इस पे अगर मौका मिले तो जरूर ज्वाइन करें। बहुत तरह के इसमें प्रमोशंस है, अगर लोअर रैंक में भी आते हैं तो भी प्रमोशन बहुत आगे तक जाती है, और अगर अपर रैंक में एज ए ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आपके सामने हूँ, आप इसको ही देख सकते हैं। बिल्कुल। मैडम, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि हम तो देश की पहली महिला आपको आईजी हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो पुरुष महिला दोनों में आप नंबर 1 पर हैं। क्या कहेंगी, पुरुषों से भी अव्वल निकल गए आप? ये जब मैंने ज्वाइन किया था तो शायद हमें मालूम नहीं था कि ये बल क्या है और मेरे से आगे सीनियर कौन है, स्पेशली झारखंड से, और सीएपीएफ में कौन है ये मेरे को मालूम नहीं था। ये तो समय के साथ पता चला कि मैं पहली महिला ये तो मालूम था, लेकिन अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष थे या नहीं थे, हम मेरे झारखंड के उस समय मालूम नहीं था। लेकिन बाद में ज्वाइन करने के बाद पता चला कि समय के साथ जब जानकारी मिली तब पता चला कि नहीं, झारखंड जो हमारे ट्राइबल्स ऑफिसर्स सीआरपीएफ में, अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं तो मैं तीसरी अधिकारी थी। लेकिन कोइंसिडेंट की बात कहूं या फॉर्चून की बात कहूं कि दोनों ही अधिकारी की जो पहले थे उनकी डेथ घर आने से पहले हो गई, दूसरे वाले की भी मेडिकल ग्राउंड पे डेथ हो गई,
और एज ए पूरी सर्विस रिटायर होकर के मैं ही पहली महिला अधिकारी, मैं महिला और मतलब इस पद तक आई। आपका सफर शुरुआत जहाँ से हुआ रिटायरमेंट तक, आप अपने काम को कितना सफल मान रही हैं, कितना संतुष्ट हैं अपने काम से? हमारा आखिरी सवाल यही होगा कि जब आप खुद घर में बैठते हैं और आकलन करते हैं इन 35 सालों का, तो कितने संतुष्ट हुए आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ और चाहे नौकरी की बात करूँ या परिवार की बात करूँ तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। नौकरी में भी मैं जिस रैंक से आई और कहूँ तो मैं अल्टीमेट रैंक तक पहुँची, क्योंकि आईजी तक ही हम लोग बन पाते हैं कैडर ऑफिसर्स। और अगर मैं परिवार की बात करूँ तो वो भी एक बहुत सफल और पति का अच्छा साथ मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की एक सफल महिला हमारे साथ हैं, उषा किरण कंडुलना जी। और इन्होंने 35 साल देश सेवा में दिया, लेकिन इन्होंने देश सेवा के साथ साथ महिलाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण भी आज सबके सामने लाके दिया कि एक ट्राइबल महिला अगर शुरुआत करना चाहे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, किसी के लिए आइडियल बन सकती है। और जितनी भी महिलाएं हमें देख रही हैं, मैडम को देख रही हैं, वो इनसे सीख ले कि हम किसी से कम नहीं है। अगर महिलाओं को लेकर अभी भी किसी के मन में ये है कि कुछ नहीं कर सकती हैं या कर भी सकती है तो एक नॉर्मल रैंक तक ही रह सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। आईजी मैडम यहाँ पर हैं और इन्होंने जहाँ से सफ़र शुरुआत किया था और जहाँ पर ख़त्म किया है, एक बड़े रैंक के साथ ख़त्म किया है। आईजी ऑफिसर रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि देश की पहली आदिवासी आईजी बनी है। और झारखंड की कहे तो झारखंड में पुरुष कैडर की बात करें और महिला कैडर की बात करें तो पुरुषों को भी पछाड़ते हुए पहली महिला का खिताब इनके पास है। फिलहाल अगर आपको इनका रिकॉर्ड तोड़ना है तो इस फील्ड में आना होगा, मेहनत करना होगा। और मैम ने जितना न्यौछावर किया है अपने जीवन को इस फोर्स के लिए, आपको भी करना होगा। तो आप मैडम से बहुत उदाहरण सीख सकते हैं। फिलहाल मैडम ने हमें बहुत समय दिया, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आपको भी। तो फिलहाल बाकी खबरों के साथ हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।